फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें एचपीपीएससी के द्वारा पिछले 10 साल में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग भी डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी एमसीक्यूज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो सेशन शुरू करते हैं, और सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि साल 2023 और 24 के लिए हमारे फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत की जा रही है फॉर वेरियस एग्जाम, जिसमें आईएएस, एचएएस, एलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, बैंक, एसएससी और इसके अलावा आप लोगों के पास देखिए सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स को कवर किया जाएगा। आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारियों के लिए हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर आप लोग देखिए विजिट कर सकते हैं और अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर कुछ एक नदियों के नाम आप लोगों के पास दिए होंगे। ये कह रहा है दिबांग, देन लोहित, फिर मानस, और फिर आप लोगों के पास सुबनसिरी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखें कि सबसे पहली बात तो कि ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा नदी की। आप सभी लोगों को पता भी होगा, चाहे हम लोग दिबांग की बात करें, लोहित की बात करें, मानस की बात करें या सुबनसिरी की बात करें, ये सभी नदियां ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। और आप सभी लोगों को ये भी पता है कि ब्रह्मपुत्रा आप लोगों के पास देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट रिवर है भारत की, जो आप लोगों के पास देखिए वाटर वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी मानी जाती है इंडिया की। अगर हम लोग सबसे पहले दिबांग नदी की बात करें तो दिबांग नदी का उद्गम हमारे पास होता है अरुणाचल प्रदेश के किया पास से। अरुणाचल प्रदेश के किया पास से होता है। और अगर हम लोग बात करें लोहित नदी की तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी हमारे पास देखिए ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की है, लेकिन असम में इस नदी को रिवर ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। असम में इस नदी को रिवर ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग मानस नदी की बात करें तो मानस भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और ये भी आप लोगों के पास देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहती है। और इस नदी की खासियत ये है कि इस नदी बेसिन में आप लोगों के पास मानस नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व, मानस एलिफेंट रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी सिचुएटेड है। और इसके साथ ही आप लोगों के पास देखिए इसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें सुबनसिरी नदी की तो ये नदी भी आप लोगों के पास ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर बी, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली इनमें से नदी है लोहित। चलिए बिल्कुल एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड। किसमें से अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन अलग करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए कुछ एक चैनल बताए गए हैं। ये कह रहा है 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, या 11 डिग्री चैनल अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों को इन सभी चैनल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा चैनल आप लोगों के पास कौन कौन से एरिया को अलग करता है। इफ वी टॉक अबाउट 8 डिग्री चैनल तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इट सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड को ये अलग करता है मालदीव से। और अगर हम लोग बात करें 9 डिग्री चैनल की तो 9 डिग्री चैनल भी आप लोगों के पास देखिए अलग करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 10 डिग्री चैनल ये आप लोगों के पास देखिए अंडमान को अलग करता है निकोबार से। अंडमान को अलग करता है निकोबार से। और अगर हम लोग 11 डिग्री चैनल की बात करें तो ये हमारे पास अलग करता है अमित द्वीप को कैनोर से, है ना। अमित द्वीप को कैनोर से अलग करने वाला हमारे पास है 11 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन सा चैनल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, इट इज 10 डिग्री चैनल। चलिए देखते हैं जरा।
बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए, एक तरफ कुछ एक डैम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आप लोगों के पास रिवर का नाम दिया गया है, और आप लोगों को बताना है कि कौन सा आप लोगों के पास देखिए जो पेयर है वो गलत है। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, गलत पेयर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कह रहा है कि जो आप लोगों के पास धुलस्ती नदी है, सॉरी धुलस्ती डैम है, ये आप लोगों के पास चिनाब नदी पर है। रिहिंद डैम आप लोगों के पास कह रहा है ये केन नदी पर है। और ये कह रहा है कि पाचेत डैम दामोदर नदी पर है। और कह रहा है टिहरी डैम भगीरथी नदी पर है। चलिए तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके जरा डैम के बारे में देखते हैं पहले तो। अगर हम लोग बात करें धुलस्ती डैम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में। और अगर हम लोग रिहांद डैम की बात करें तो ये मैच आप लोगों के पास देखिए यहाँ पर गलत जोड़ा गया है। रिहांद डैम रिहांद रिवर पर ही है, रिहांद रिवर पर ही है ये डैम। और रिहांद आप सभी लोगों को पता होगा कि ये ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की, और ये डैम है उत्तर प्रदेश में। अगर हम लोग बात करें पाचेत डैम की, तो ये भी हमारे पास देखिए दामोदर नदी पर है, और आपको पता होना चाहिए साथ में स्टेट, और हमारे पास ये है झारखंड में। अगर हम लोग बात करें टिहरी, ये तो सभी लोगों को पता है भगीरथी नदी पर है, और उत्तराखंड में ये डैम है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं जरा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोगों के पास देखिए मिसमैच है, गलत मैच किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव फोर्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ। किसमें से आप लोगों के पास देखिए दक्षिण गंगा के नाम से, या सॉरी दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये कंफ्यूजन बहुत बार एग्जाम में होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो पूछा गया है कि गंगा ऑफ साउथ कौन सी नदी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को, या आप लोगों के पास देखिए किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है बिटवीन टू रिवर्स, दीज आर गोदावरी एंड कावेरी, है ना। इन दोनों नदियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग गोदावरी नदी की बात करें, आप सभी लोगों को पता होगा कि गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और पूरे भारत में अगर हम लोग सभी नदियों की बात करें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आप लोगों के पास, और सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी इसका है आफ्टर गंगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों के पास देखिए इस नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, ध्यान रखेंगे। ये दक्षिण गंगा है, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा कहा जाता है इस नदी को। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड आप लोगों के पास कावेरी नदी की, तो कावेरी पेनिनसुलर इंडिया में बहने वाली सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट है 3 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के बीच। ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट कौन कौन से राज्यों के बीच में है, और कौन सी इसमें यूनियन टेरिटरी इनके साथ में है। राज्य की बात करें तो ये डिस्प्यूट आप लोगों के पास है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। और अगर हम लोग यूटी की बात करें तो इसमें यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। इनके बीच में आप लोगों के पास है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ध्यान रखेंगे, कावेरी नदी को आप लोगों के पास देखिए तमिलनाडु में कहा जाता है पनाई, और इसी नदी को आप लोगों के पास कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा। और तमिल में इसको कहा जाता है पन्नई, लेकिन दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो दोनों रिवर्स के बारे में आप लोग को क्लियरली पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा आंसर। बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, कावेरी। कावेरी नदी को कहा जाता है गंगा ऑफ द साउथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है विच इंडियन स्टेट हैज
लीस्ट लिटरेसी रेट, की किस भारतीय राज्य का आप लोगों के पास देखिए सबसे कम साक्षरता दर है। तो ये भी सभी लोगों को पता ही होगा, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या आप लोगों के पास अरुणाचल प्रदेश। इन सब में आप लोगों के पास देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज भारतमाला। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि भारतमाला रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग द बॉर्डर्स एंड पोर्ट्स ऑफ कोस्ट लाइन्स। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि ये लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आप लोगों के पास रिवाइविंग स्मॉल एयरपोर्ट्स के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आप लोगों के पास लिंकिंग यूनिवर्सिटीज प्रोजेक्ट है, कि यूनिवर्सिटीज को लिंक करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। चलिए अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये फेस्ड मैनर में आप लोगों के पास देखिए चलाया गया प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें हम लोग, भारतमाला प्रोजेक्ट है ना, तो भारतमाला प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज में शुरू किया गया था 2017 में, और ये फर्स्ट फेज इसका चला 2022 तक। और ये आप लोगों के पास देखिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है रोड कनेक्टिविटी का, हाईवे कनेक्टिविटी का, जिसमें आप लोगों के पास देखिए जो ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि भारत है, तो इसमें आप लोगों के पास देखिए वेस्ट टू ईस्ट पूरे इंडिया को जोड़ा जाएगा, है ना। तो आप लोगों के पास देखिए पहले इसको जोड़ा जाएगा, है ना, एनएच के थ्रू, और उसके बाद देखिए बाकी जगहों को भी एनएच के थ्रू आप लोगों के पास जोड़ा जाएगा। तो पूरा का पूरा ये रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। साल 2017 से 2022 तक यहाँ पर टारगेट रखा गया था कि 34,800 किलोमीटर आप लोगों के पास देखिए जो नेशनल हाईवे है उसका कंस्ट्रक्शन करना है, जिससे आप लोगों के पास देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और मेजर जो सिटीज है भारत की उनको जोड़ा जाए। इससे रिलेटेड आप लोगों के पास भारतमाला प्रोजेक्ट है। इसी तरह का हमारे पास एक प्रोजेक्ट है सागरमाला, है ना। उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सागरमाला प्रोजेक्ट हमारे पास है पोर्ट लिंकिंग प्रोजेक्ट। उसमें आप लोगों के पास देखिए सभी पोर्ट्स को लिंक किया जाएगा, भारत के जितने भी आप लोगों के पास देखिए भारत में पोर्ट्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे मैन मेड पोर्ट्स है, तो उनको आप लोगों के पास जोड़ने वाला प्रोजेक्ट सागरमाला कहलाएगा। और रोड कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट हमारे पास है भारतमाला। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर करंट में रहता है तो अच्छे से आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका आंसर देख लेते हैं जरा। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर है। हियर वी हैव सेवन क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 डील्स विद, कि 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि ये आप लोगों के पास डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में एनवायरमेंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी फ्री ट्रेड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को देखिए और डिटेल में पता होना चाहिए कि जो मॉन्ट्रियल है ये आप लोगों के पास देखिए सिटी है कनाडा की, और ये आप लोगों के पास देखिए मेजरली ये प्रोजेक्ट आप लोगों के पास रिलेटेड था, ये प्रोटोकॉल रिलेटेड था अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये भी ध्यान रखेंगे, अगर एनवायरनमेंट वहां पर ऑप्शन में नहीं होगा तो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड आप लोगों के पास ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा गया है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सोनी महिवाल पॉइंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोनी महिवाल पॉइंट कौन सी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए चिनाब, तावी, रावी या ब्यास। तो सोनी महिवाल पॉइंट इज बेसिकली ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है इन विच सेक्टर ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर इज चुमार विलेज, है ना, ये गांव है एक चुमार, है ना। तो आप सभी लोगों को बताना है कि चुमार विलेज इंडो तिब्बत बॉर्डर के कौन से सेक्टर में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए ये कह रहा है कि नॉर्थ लद्दाख में है।
ऑप्शन नंबर बी साउथ ईस्ट लद्दाख में है, या आप लोगों के पास देखिए नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश में है, या आप लोगों के पास किन्नौर में है। तो देखिए जो चिमूर विलेज है ये आप लोगों के पास साउथ ईस्टर्न लद्दाख में सिचुएटेड है, और स्ट्रेटेजिकली लोकेशन से आप लोगों के पास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये विलेज है, इंडो चाइना बॉर्डर पर है ना, डिस्प्यूटेड एरिया आप लोगों के पास है, यहाँ पर संघर्ष चलता रहता है दोनों सेनाओं के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच जर्नी इज इन्वॉल्व फ्रॉम अर्थ टू मार्स, कि धरती से मंगल तक जाने के लिए कितनी जर्नी या कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। 666 मिलियन किलोमीटर की, 777 मिलियन किलोमीटर की, 888 मिलियन किलोमीटर की, या आप लोगों के पास 999 मिलियन किलोमीटर की। तो ये आप लोगों के पास देखिए अप्रोक्सीमेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 666 मिलियन किलोमीटर। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मार्स है आप लोगों के पास, इस ग्रह को कहा जाता है ट्विन ऑफ अर्थ, और रेड प्लेनेट भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये। और इसके लिए हम लोगों ने मिशन मंगलयान भी भेजा था, जो सक्सेसफुल मिशन रहा था इंडिया का, इसरो के द्वारा भेजा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या पंजाब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, या हिमाचल प्रदेश है? अब सभी लोगों को पता है अफगानिस्तान और भारत के बीच बॉर्डर पर जो स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है, आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, तो ये है डूरंट लाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ आप लोगों के पास देखिए बताया गया कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी तटीय रेखा है क्या, ओडिशा की है, केरला की है, या आप लोगों के पास गुजरात की है? ध्यान रखेंगे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट इंडिया का गुजरात है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की बात करें तो वो आप लोगों के पास है 7516.16 किलोमीटर। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर है, और भारत के 9 राज्य हमारे पास कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। सिर्फ स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो 6100 किलोमीटर इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है। अगर हम लोग इसमें इंक्लूड कर दें यूनियन टेरिटरी और आप लोग के पास आइलैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप लोग के पास देखिए फर्स्ट वन हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी कोस्ट लाइन तो आप सभी लोगों को पता चल गया, सबसे छोटी कोस्ट लाइन वाला स्टेट हमारे पास है गोवा, है ना, गोवा की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर गुजरात की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन के साथ साथ यहाँ पर एक आप लोग के पास देखिए डिस्प्यूटेड एरिया भी है, सर क्रीक। सर क्रीक यहाँ पर देखिए एक शैलो वाटर बॉडी है 96 किलोमीटर की। ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर क्रीक डिस्प्यूटेड एरिया कौन कौन से देशों के बीच का है, तो ध्यान रखेंगे ये भी गुजरात में है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूटेड ये एरिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर पूछा गया है What is the approximate number of big and small islands in Andaman and Nicobar group of island? कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप लोगों के पास लगभग कितने छोटे और बड़े द्वीप समूह हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 22 है, ऑप्शन नंबर बी 122, या 222, या 322। आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा, यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए टोटल 22 छोटे और बड़े आइलैंड है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और आप लोगों के पास देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आप लोगों के पास देखिए कोरल रीफ के लिए भी जाना जाता है भारत में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है विच रिवर सोर्स इज वेरेनाग, मतलब वेरेनाग से कौन सी नदी का उद्गम होता है? झेलम का होता है, रावी का होता है, ब्यास का होता है, या चिनाब का होता है? वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होगा कि झेलम नदी का उद्गम आप लोगों के पास होता है वेरेनाग से। और अगर हम लोग इन सभी नदियों की बात करें, झेलम की बात करें, रावी, ब्यास और चिनाब, ये सारी की सारी नदियां रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। अगर हम लोग रावी की बात करें तो रावी आप लोग के पास देखिए 2 स्मॉल स्ट्रीम से बनती है ना, तंतगिरी और बादल से।
तंतगिरी और भादल, जिनका ओरिजिन होता है कांगड़ा के बड़ा बंगाल एरिया से। और अगर हम लोग ब्यास की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के नजदीक से, जहां पर हमारे पास ब्यास कुंड है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और अभी देखिए ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ भी आई, ये भी आप सभी लोगों को पता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को वो भी गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर इस पे देखिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। और अगर हम लोग चिनाब नदी की बात करें तो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास से होता है, दो स्मॉल स्ट्रीम के रूप में, जिनका नाम आप लोगों के पास है चंद्रा और भागा। और ये दोनों नदी आप लोगों के पास देखिए तांडी नामक स्थान पर मिलती है और बनाती है चिनाब। इस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में ये वाटर वॉल्यूम वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और ये आप लोगों के पास देखिए ओनली रिवर है हिमाचल प्रदेश की जहां पर आप लोगों के पास सोना पाया जाता है। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर। मतलब कहने का ये मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी सूरत। चलिए ये तो आप लोग को ऐसे ही पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे हैं। तो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं जरा। कोटा चंबल नदी के किनारे है। अगर हम लोग उज्जैन की बात करें तो ये हमारे पास शिप्रा नदी के किनारे हैं। और शिप्रा आप सभी लोगों को पता है ये ट्रिब्यूटरी है चंबल की। अगर हम लोग बात करें जबलपुर की तो जबलपुर हमारे पास नर्मदा नदी के किनारे हैं। और सूरत सभी लोगों को पता होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तापी नदी के किनारे हैं। तो ये सारे आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज कोटा विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर पूछा गया है इन विच स्टेट इज काजीरंगा टाइगर रिजर्व। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। मिजोरम में है, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है या असम में है। तो ये भी आप सभी लोगों को पता है, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ये टाइगर रिजर्व हमारे पास है असम में। अगर हम लोग काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बारे में देखिए कुछ चीजें डिटेल में करें तो यहाँ पर कुछ एक और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। काजीरंगा बेसिकली आप लोगों के पास देखिए इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया था 1974 में। फिर आप लोगों के पास 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें। और ये आप लोग के पास देखिए टाइगर रिजर्व के साथ साथ जो ये नेशनल पार्क है, इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, एक सींग के गैंडे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, फेमस है ये नेशनल पार्क। तो असम में देखिए इसके अलावा और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए साथ में। यहाँ पर हमारे पास सोनेवाला नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा आप लोगों के पास देखिए मानस नेशनल पार्क भी अभी अभी हम लोगों ने किया था। और यहीं पर हमारे पास देखिए निमेरी नेशनल पार्क भी है। और इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क भी असम में है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क आप सभी लोग याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर पूछा गया है बाय व्हाट नेम इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड इन केरला। कि केरला में आप लोग के पास देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसको झूम खेती कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पोडू, ऑप्शन नंबर सी पोनम कृषि, ऑप्शन नंबर डी बेरा कृषि। तो देखिए ये सारे के सारे आप लोगों के पास देखिए नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आपको पता होने चाहिए, सिर्फ केरला में नहीं। अगर हम लोग झूम की बात करें तो झूम आप लोगों के पास देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और आप लोगों के पास नागालैंड में। और अगर हम लोग बात करें पोडू की, पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर हम लोग बात करें पूनम तो ये आप लोगों के पास कहा जाता है केरला। ठीक है,
वेरा की बात करें तो ये हमारे पास कहा जाता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में वेरा के अलावा एक और नाम भी दिया जाता है, इसका नाम है पेंडा। ये सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे? कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है, बिलासपुर में है, जबलपुर में है, या मुंबई में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। लेकिन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल 19 रेलवे जोन है, तो 19 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी रेलवे जोन का आप लोगों के लिए हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। रेलवे का पितामह या फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। आप सभी लोगों को पता है, जिनके टाइम में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स का। सो हियर वी हैव 19th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका का राज्य वृक्ष कोकोनट, सैंडल, पाम ट्री, या आप लोगों के पास साल ट्री? आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, कर्नाटका का जो आप लोगों के पास स्टेट ट्री है वो है सैंडल। सैंडल आप लोगों के पास होता है चंदन, है ना, सैंडलवुड कहा जाता है। तो ये चंदन का वृक्ष कर्नाटक का राज्य वृक्ष है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011? कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? हम लोगों के पास देखिए यहाँ पर कुछ एक वैल्यूज बताई गई है। तो इसमें से आप सभी लोगों को पता है कि फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, हिमालयन पास बोमदिला इज सिचुएटेड इन? कि बोमदिला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है? सभी लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, इन विच स्टेट कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन कवर्ड? कि किस राज्य में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है? उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम में है, या आप लोगों के पास अरुणाचल प्रदेश में है? सभी लोगों को पता होगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास सिचुएटेड है सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और सिक्किम में आप लोगों के पास देखिए कंचनजंगा, ये माउंटेन पीक भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ऑफ इंडिया वाज इंक्लूडेड बाय द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कि देखिए, इसको आप लोगों के पास रखा गया है यूनेस्को धरोहर श्रेणी की जो अस्थाई सूची है उसमें। तो कौन सी माउंटेन पीक है ये? क्या आप लोगों के पास माउंट त्रिशूल है? क्या आप लोगों के पास माउंट कामेट है? क्या आप लोगों के पास माउंट कैलाश है? क्या आप लोगों के पास माउंट नंदा देवी है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज माउंट कैलाश। और इसको आप लोगों के पास देखिए अस्थाई सूची में इसलिए रखा गया है बिकॉज इट इज डिस्प्यूटेड एंड इट इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, है ना, चाइना के अंदर आता है ये क्षेत्र अभी, है ना। तो इसलिए इसको आप लोगों के पास रखा गया है अस्थाई सूची में, टेंटेटिव लिस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है, द प्लांट्स विच ग्रू अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन और डेजर्ट एरिया? मतलब कहने का क्या हुआ कि ऐसा वृक्ष जो आप लोगों के पास देखिए कम पानी में भी सरवाइव कर जाता है और डेजर्ट में पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एपीफाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जेरोफाइट्स कहा जाता है, या आप लोगों के पास सियोफाइट्स कहा जाता है, या आप लोगों के पास देखिए हेलियोफाइट्स कहा जाता है। तो इस तरह के वृक्षों को जीरोफाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम लोग एपीफाइट्स की बात करें तो आप लोगों को बता देता हूँ, एपीफाइट्स इनको आप लोगों के पास देखिए एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, मतलब ऐसे वृक्ष या ऐसे पौधे जिनमें फूल लगते हैं, वो आप लोगों के पास एपीफाइट कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें सियोफाइट्स की, तो ये आप लोगों के पास देखिए वो प्लांट होते हैं जिनको
ग्रो होने के लिए, जिनको बढ़ने के लिए ज्यादा सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप लोगों के पास देखिए इन प्लांट्स को कहा जाता है फोटोफोबिक भी, फोटोफोबिक प्लांट्स भी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये आप लोगों के पास शेड लविंग ट्रीज होते हैं, जिनको छाया पसंद होती है, ज्यादा सनलाइट की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हेलियोफाइट्स की बात करें तो हेलियोफाइट्स इसके ऑपोजिट हो जाते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रो करने के लिए ज्यादा सनलाइट की जरूरत पड़ती है, मतलब फोटोसिंथेसिस ये प्लांट ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये आप लोगों के पास देखिए सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग इतने क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे, है ना। तब तक आप लोग इस पार्ट को देखेंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, आज के लिए थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.